गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर एक शुरू करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारा स्वागत है आपका। आज हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं जो स्पेशली क्लास 9th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है यार। और खास करके इसमें कंफ्यूजन बहुत सारा होता है, तो सेल में कौन सा ऑर्गेनल्स कहाँ पे है, सेल कैसा है या क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग हेडिंग दे देते हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का पहला चैप्टर सेल। वैसे तो 9th क्लास का चैप्टर हम लोग डील कर रहे हैं, बट यह चैप्टर हमारा 8वां में भी पढ़ना है, क्लास 8 में भी पढ़ना है, क्लास 7 में भी पढ़ना है, क्लास 6 में भी पढ़ना है। मतलब ये बेसिक है। अगर बायोलॉजी शुरू होती है तो उसका सबसे पहला और बेसिक चैप्टर हमारा सेल होता है। और कंफ्यूजन तो इसमें खैर अच्छा खासा होता है, तो हम लोग आज सारा कंफ्यूजन को एज अ डायग्राम से भी डील करेंगे और देखेंगे कैसे से कैसे सेल स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका पर्टिकुलर फंक्शन है और कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या चीज है। तो अगर बात करें सेल का, सबसे बेसिक से स्टार्ट करें तो सेल क्या है, इस चीज को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो देखो एक्चुअली होता है क्या, हमारा जो घर बनता है ना, तो ऐसे इमेजिन कर सकते हैं हम लोग, कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह से घर हम लोग बनाते हैं तो ईंट का क्या करते हैं, ईंट को जोड़ते हैं, ईंट पे ईंट डाले, सीमेंट वगैरह से उसको ऐड कर दिए। लेकिन बेसिकली ईंट को हम लोग इकट्ठा करते हैं, एक जगह खड़ा करते हैं, तो हमारा घर बनता है। जिस तरह से ब्रिक्स को हम लोग जोड़ जोड़ के घर बनाते हैं, उसी तरह से हमारा जो बॉडी है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट ही क्यों ना हो, या फिर यूनिसेलुलर अमीबा वगैरह हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, समझे। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे घर ईंट से मिलकर बना हुआ होता है, वैसे ही हर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, सेल से मिलकर बना हुआ होता है। छोटा छोटा मतलब सेल क्या हुआ, सेल एक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर का। जिस तरह से घर का यूनिट क्या है, एक हमारा ईंट है, एक एक ईंट को जोड़ जोड़ के घर बना है। उसी तरह से हमारे बॉडी के ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनके बॉडी का यूनिट क्या हुआ, तो सेल हुआ हमारा। तो ये जो हमारा सेल है, ये तो समझ में आ गया भाई, ये तो ऑर्गेनिज्म जो भी बना है सेल से बना है। तो बेसिक सा है। हम लोग सेल का जो स्टडी करते हैं उसके टर्म हम लोग दिए हैं साइटोलॉजी। स्पेशली क्या दिए हैं, साइटोलॉजी। साइटो एक टर्म हम लोगों का है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी जो है, हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में जो इसका स्ट्रक्चर होगा बेसिक सा, और उसके फंक्शन के बारे में देखेंगे ना। पूरा होल स्टडी जो सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उस स्टडी को कहा गया है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ब्रांच हुआ सेल बायोलॉजी का। सेल बायोलॉजी स्पेशली दोनों सेम थिंग है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में, दोनों को सेम कंसीडर कर सकते हैं। तो साइटोलॉजी क्या हुआ हमारा, स्टडी ऑफ सेल। इस चीज को हम लोग साइटोलॉजी नाम दिए। अब हम लोग बात करते हैं सेल का। सेल का तो हम लोग देखें, उसके स्टडी को साइटोलॉजी बोले। अगर सेल की बात करें, सेल की डेफिनेशन पे हम लोग अगर जाएं, तो सेल का डेफिनेशन क्या हो सकता है। अभी हम लोगों ने बात किया, जैसे घर बनाते हैं तो ईंट से बनाते हैं, उसका छोटा यूनिट ईंट हुआ। उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर का, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का सबसे छोटा यूनिट होता है, उसको हम लोग नाम दिए सेल। तो बेसिक सा फंडामेंटल यूनिट है। तो हम लोग अगर सेल को डिफाइन करें, सेल हमारा क्या है, तो सेल हमारा क्या आएगा, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका बेसिक सा जो बॉडी बना हुआ है हमारा, उसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो फंडामेंटल है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसके बिना ऑर्गेनिज्म की स्टार्ट वहीं से होती है।
अस्तित्व में ऑर्गेनिज्म वहीं से आता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग सेल नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ तो बात थी, हमारी डेफिनेशन थी सेल की। आगे अब देखते हैं तो सेल का इतिहास कैसा था। सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए जो सेल के बारे में बताए हम लोगों को, कैसे आइडेंटिफाई किए जो सेल क्या है, और कैसे पहचाने जो सेल क्या है। तो हम लोग कुछ इसका हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री रिलेटेड विद सेल, या सेल के साथ जो हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ सेल। हिस्ट्री ऑफ सेल। हिस्ट्री ऑफ सेल जो हमारा, स्पेशली 4 साइंटिस्ट के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रॉबर्ट हुक, एक हमारे साइंटिस्ट थे। तो हम लोग सबसे पहले नाम लिखते हैं, रॉबर्ट हुक पहला साइंटिस्ट हमारे आए। यह 1665 ईस्वी की बात है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक एक प्लांट आता है, कॉर्क प्लांट। पहले जो बॉटल वगैरह में कॉर्क लगता था ना लकड़ी का, उसको ढक्कन ऐसा कुछ बॉटल होता था हमारा, ऐसा बॉटल होता था, और इसमें कॉर्क ऐसे फिट रहता था, ये लकड़ी का होता था, समझे। तो ये जो कॉर्क हुआ, यह एक प्लांट से निकाला जाता है जिसका नाम होता है कॉर्क प्लांट। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक कॉर्क को स्लाइस काटा, कॉर्क प्लांट के बार्क का, मतलब उसके छाल का एक पतला सा स्लाइस काटा, और उसको ऑब्जर्व किया। तो क्या ऑब्जर्व किया, ऐसे समझ सकते हैं, अगर इसको ऐसे देखें तो एक कॉर्क उठाए रॉबर्ट हुक साहब, जो बॉटल में फिट होता है उसको ढक्कन के लिए, क्या हुआ हमारा कॉर्क। इसका एक पतला सा स्लाइस काटे और उसको माइक्रोस्कोप में देखें, मतलब इस कॉर्क को कहां पे देखें, व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप। जब इस कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उन्होंने क्या देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने पाया। इस स्लाइस के अंदर कैसा स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। कॉर्क के पतले स्लाइस को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर वो देखें तो ऐसा देखे, जैसे हॉनी कॉम्ब होता है ना, मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, कुछ उन्होंने वैसा देखा। और एक बॉक्स को, यह जो एक बॉक्स है उसका नाम क्या दिए वो, सेल। मतलब सबसे पहले सेल को किसने देखा, तो 1665 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक था। उन्होंने कॉर्क प्लांट के एक स्लाइस को कट किया, उसके छाल को कट किया और उसको ऑब्जर्व किया, किसके अंदर, तो माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उनको कुछ ऐसा दिखाई दिया, ऐसा ऐसा बॉक्स बना हुआ है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता में बॉक्स होता है ना, हनीकॉम्ब की तरह, ऐसा बॉक्स देखा। तो उन्होंने एक बॉक्स का क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। अच्छा, उन्होंने जो एक कॉर्क प्लांट देखा था, यह डेड सेल था। इट मींस यह लाइफ लिविंग सेल नहीं था, यह क्या सेल था, ये जो सेल उन्होंने जो देखा, कौन सा सेल देखा, डेड सेल। हम लोग ये कह सकते हैं जो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको गया, रॉबर्ट हुक साहब को दिया, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था माइक्रोस्कोप के अंदर। इस बात को याद रखना है, अंडर द माइक्रोस्कोप।
ऐसा स्ट्रक्चर देखा जिसका नाम उन्होंने सेल दिया। आप लोग इसको नोट करें, हम दूसरे साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं। फिर अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ सेल में देखते हैं जो दूसरे साइंटिस्ट थे। एक और साइंटिस्ट हम लोग देखते हैं जिनका नाम एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एंटन वॉन ल्यूवेन। यह आए थे 1674 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तालाब में गया, तालाब के पॉन्ड वाटर में, और वहां से कुछ सेल को उठाया, प्लांट के सेल को उठाया स्पेशली, और उस सेल को ऑब्जर्व किया। मतलब सबसे पहला इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब माइक्रोस्कोप और ज्यादा डेवलप हो गया था हमारा, तो उसके बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया सबसे पहला। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहला पॉन्ड वाटर में इन्होंने ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल को। इस बात को याद रखना है, लिविंग सेल। और जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सबसे पहला डेड सेल को ऑब्जर्व किया था और टर्म दिया था, क्या नाम दिया था, सेल। सेल टर्म नाम रॉबर्ट हुक साहब दिए थे, वो भी डेड सेल के लिए, कॉर्क सेल जो था उसके लिए। लेकिन सबसे पहले लिविंग सेल जो ऑब्जर्व किए हैं वो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब जो हमारे थे वो ऑब्जर्व किए हैं। उसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। यह बात है 1831 के आसपास का। बहुत दिनों बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने जो सेल का स्टडी किया, धीरे धीरे और डेवलपमेंट हो गई थी किसकी, माइक्रोस्कोप की, और अच्छे से स्ट्रक्चर को देखा जाने लगा था। तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, जो सेल को देख रहे थे माइक्रोस्कोप के अंदर, देखा जो एक सेल है और उसके सेंटर में एक कोई ना कोई डेंस चीज है, बहुत ज्यादा गाढ़ा, कुछ ऐसा जो उसके एकदम सेंटर में। तो इस चीज को उन्होंने एक नाम दिया, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस दिया। तो जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन थे 1831 में सेल को जब स्टडी कर रहे थे, सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे, उनको एक सेंटर में पॉइंट देखा जो बहुत ज्यादा डेंस था, गाढ़ा था, उसका उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। एक और साइंटिस्ट थे हमारे पास जिनका नाम क्या था, पर्किंजे। यह जब सेल को स्टडी कर रहे थे, इन्होंने जब सेल को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, उनको एक तो न्यूक्लियस तो देखा ही गया, जो रॉबर्ट ब्राउन 1831 में दे दिए थे। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का क्रेडिट इनको जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को। यहाँ पे हम लोग मेंशन भी कर सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। एक तो सेल ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल इंपॉर्टेंट, जो रॉबर्ट हुक 1665 में किए थे, और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन। यहां से 2 क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है हमारा। तीसरा और चौथा जो हमारा साइंटिस्ट है, पुरकिंजे नाम है इनका, और यह बात है 1839 की। कब का, 1839 का। ये सब स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने तो एक तो देखा न्यूक्लियस है, साथ में कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भी है, कुछ ऐसा। एक तो गाढ़ा न्यूक्लियस और साथ में कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भी है। क्या है यह, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर।
और इस स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम क्या दिया था? प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म। मतलब हम लोग देखेंगे प्रोटोप्लाज्म एक टर्म होता है, क्या होता है? तो सेल के अंदर का जितना भी कंटेंट है ना, ये जो सेल का जो आउटर लेयर है हमारा, इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है सारा का सारा यह प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इन्होंने देखा है कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिए? प्रोटोप्लाज्म। कौन? परकिंजे साहब 1839 में। तो ये हमारा हिस्ट्री ऑफ सेल था। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 में देखे थे, उसके बाद वो तो डेड सेल को देखे थे, उसके बाद एंटन वॉन लीeuwenhoek साहब आए, उन्होंने लाइव सेल को देखा, जीवित सेल को देखा। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन जो उसमें न्यूक्लियस बता के चले गए। फिर एक और साइंटिस्ट आए हमारा, उसमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर देखे जो प्रोटोप्लाज्म बता के चले गए। तो ये नेमिंग और डिस्कवरी ऑफ सेल से, हिस्ट्री से हमारा रिलेटेड था। आप लोग इसको नोट करें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पेशल सब थ्योरी, इसको सेल थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी का। अभी तक तो हम लोगों ने देखा हिस्ट्री ऑफ सेल, उसके साथ कौन कौन से साइंटिस्ट रिलेटेड थे। हम लोग अब देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी यह स्पेशली 1838 से लेकर 1839 के बीच में दिया गया था। सेल थ्योरी हमारा क्या कहता है? सेल थ्योरी है क्या? सबसे पहली बात, तो सेल थ्योरी है ना, एक्चुअली कुछ साइंटिस्ट आए थे और सेल के फंक्शन के बारे में बताना शुरू किए थे। यहाँ से जो सेल का क्या फंक्शन है और किस तरह का सेल है और क्या क्या करता है। और पहली बार बताया था प्लांट में भी सेल होता है और वो क्या करता है, स्पेशली मोटा मोटी तौर पे। और एनिमल सेल है, एनिमल में भी सेल होता है, एनिमल भी सेल का बना हुआ होता है, उसका क्या है। तो यहाँ से फंक्शन बेसिस, फंक्शन वाइज बात करना साइंटिस्ट लोगों ने शुरू कर दिया था। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडेन, M.A. श्लाइडेन। यह एक जर्मन बोटैनिस्ट थे। बोटैनिस्ट का मतलब रिलेटेड विद प्लांट, मतलब वो प्लांट के स्टडी करते थे, प्लांट के बारे में। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था M.A. स्लाइडेन। इन्होंने जब प्लांट सेल को स्टडी किया तो अपना लास्ट में हाइपोथेसिस निकाला प्लांट सेल की स्टडी करने के बाद, तो भाई प्लांट सेल क्या है। तो इन्होंने कहा था जितने भी प्लांट है, ऑल प्लांट्स are made up of different kind of cell। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने यह कहा था जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे प्लांट तरह तरह के डिफरेंट प्रकार के सेल से बने हुए हैं। और ग्रुप ऑफ सेल जो था उनका टिश्यू नाम दिया। टिश्यू मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू प्रेजेंट। मतलब जितने भी प्लांट थे हमारे, उन्होंने जितने भी प्लांट थे, स्लाइडेन साहब ने क्या कहा, जितने भी प्लांट हैं वो डिफरेंट काइंड के सेल से और टिश्यू से मिलके बने हुए हैं। उनका हाइपोथेसिस ये था। एक दूसरे साइंटिस्ट हमारे और थे जिनका नाम था थिएडर स्वान, थिएडर स्वान। थिएडर स्वान ने क्या कहा? थिएडर स्वान
एक तो बोटेनिस्ट तो थे नहीं, जूलॉजिस्ट थे, मतलब रिलेटेड विद एनिमल, एनिमल के सेल को स्टडी कर रहे थे। इन्होंने प्लांट सेल को ही स्टडी किया और प्लांट सेल के बारे में भी इन्होंने एक बात बोला। तो सबसे पहला इनका बात क्या था, इन कुछ इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताया। आफ्टर द स्टडी ऑफ एनिमल सेल, propose that all animals are made up of cell, या इसी को उन्होंने कहा था प्रोडक्ट ऑफ सेल। उनके थ्योरी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आया था, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। दूसरा बात क्या था उनके थ्योरी का, आउटर लेयर ऑफ सेल जिसको अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। कहने का मतलब क्या था, उन्होंने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ इशारा किया। तो एक लास्ट बाउंड्री है सेल का, जिसको उन्होंने टर्म तो नहीं दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आगे चल के नाम दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट उसका इशारा उन्होंने वहीं पे बता दिया था। तो सेल के पास एक लास्ट बाउंड्री भी है। उन्होंने प्लांट सेल को भी स्टडी किया। तीसरा पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, आफ्टर द स्टडी ऑफ प्लांट सेल, cell wall is the outer layer of plant cell। मतलब मुख्य रूप से उन्होंने दो बात कहा, एनिमल सेल का आउटर लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, और प्लांट सेल हुआ वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर है उसमें, इसको उन्होंने क्या नाम दिया था, सेल वॉल। तो उन्होंने स्पेशली 3 पॉइंट दिया, एक तो एनिमल सेल सेल से ऑफ सेल से बना हुआ है, दूसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, एनिमल सेल का जो आउटर लेयर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीसरा सेल वॉल के बारे में बताया था, सेल वॉल। आउटर लेयर किसका है, प्लांट सेल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। तो यह मेन था इनका हाइपोथेसिस इनका, तो थियोडर स्वान का और एम.ए. श्लाइडेन का। आप लोग इसको नोट करें, एक साइंटिस्ट इसमें और आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था सेल के डिस्कवरी के बारे में, तो हिस्ट्री ऑफ सेल में देखा जो कौन कौन से साइंटिस्ट आके सेल के बारे में क्या बोल के गए। उसके बाद सेल के फंक्शन बेसिस पे बोलना स्टार्ट किए थे। सेल थ्योरी में हम लोग देखे 2 साइंटिस्ट आए थे सेल थ्योरी में, लेकिन जो हमारा सेल थ्योरी था, सेल थ्योरी 1825 से 1839 के आसपास 2 साइंटिस्ट आके बात करके गए थे, एम.एस. श्लाइडेन और थियोडर स्वान। लेकिन उन्होंने क्या छुपाया, मतलब उन्होंने क्या पकड़ नहीं पाए, मतलब एक रहस्य बनाया। उसके बाद जो सेल सबसे पहले कब आया, नया सेल कैसे बनता है, मतलब सेल तो है भाई, लेकिन डे बाय डे प्लांट भी ग्रोथ करता है, एनिमल भी ग्रोथ करता है, मतलब क्या हुआ, उसके शेप और स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं।
वह जो चेंज आता है तो उसके साथ सेल बदलता है। अगर बदलता है मतलब नया सेल ऐड होता है, तो वह जो नया सेल ऐड हुआ कहां से आया? तो थेडर स्वान और एमएस लाइडेन साहब इस क्वेश्चन के साथ डील तो किए बट सक्सेस नहीं मिला उनको। एक बहुत बड़ा रहस्य खड़ा हो गया, भाई नया सेल जो आया वो कहां से आया? तो जो हमारा सेल थ्योरी था जिसको 1838 से 39 में दिया गया था, वह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो हाउ टू एराइज न्यू सेल, मतलब सेल थ्योरी जो हमारा था, मैं ऐसे कहूं तो सेल थ्योरी सेल हाउ टू अराइज न्यू सेल, नया जो सेल वो कैसे बना, इस बात को बताने में सेल थ्योरी पूरा असफल रहा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रूडोल्फ विर्को। रूडोल्फ विर्को, यह 1855 के आसपास आए। सबसे पहले इन्होंने यह बताया जो नया सेल कैसे फॉर्म होता है, कोई भी नया सेल कैसे फॉर्म होता है। तो इन्होंने एक शब्द दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था अपने बुक में, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, यह इनका स्टेटमेंट था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, सिंपल सा, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब सबसे पहला रूडोल्फ विर्को साहब 1855 में आके इस सवाल का हल ढूंढे, तो नया सेल कैसे बनता है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा, कोई भी नया सेल ऐसे नहीं बनता है, वो पहले उपस्थित सेल से ही बनता है। तो नया सेल अराइज करता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब पहले, और जो एग्जिस्टेंस में मतलब जो है उपस्थित है, पहले उपस्थित जो भी सेल है, नया सेल उसी सेल से बना है। किस प्रोसेस? उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन। बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, मतलब जो नया सेल बना हमारा किस प्रोसेस से बना? सेल डिवीजन से। किस सेल में डिवीजन हुआ? पहले से जो उपस्थित सेल था हमारा उसी सेल में डिवीजन हुआ। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बना। कैसे नया सेल एराइज किया, इस बात का जवाब 1855 में मिला हमको, रूडोल्फ विर्को साहब ने दिया। तब क्या हुआ? तब जो दो थ्योरी हम लोगों ने सेल के बारे में, दो साइंटिस्ट का थ्योरी देखा था जो सेल थ्योरी में था, और एक रूडोल्फ विर्को साहब का थ्योरी, तीन थ्योरी को मिला के मॉडर्न सेल थ्योरी दिया गया। सबसे पहले क्या था? सेल थ्योरी, जिसमें दो साइंटिस्ट थेडर स्वान और एमएस लाइडेन, उन्होंने प्लांट के बारे में बता दिया था और एनिमल के बारे में जो सेल से बना हुआ है, बट यह नहीं बता पाए थे, बताने में असफल रहे थे जो नया सेल कैसे अराइज होता है। फिर 1855 में आए रूडोल्फ विर्को साहब, उन्होंने इसके क्वेश्चन को कंप्लीट किया, उसका आंसर ढूंढ के निकाला। तो नया सेल पुराने उपस्थित सेल से ही बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। तो तीनों को कंपाइल करके फिर एक नया थ्योरी बनाएगा जिसको हम लोगों ने नाम दिया मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी, और उस थ्योरी को हम लोग देखते हैं क्या, अभी इसको नोट करें। हम लोग बात करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी की। तो तीन थ्योरीज में कंपाइल किया गया, एक तो स्वान साहब ने दिया था
और एक स्लाइडेन साहब ने दिया था, और एक रुडोल्फ विर्को जो आके पूरा किए थे नया सेल कैसे एराइज होता है। तो तीनों को कंपाइल करके मॉडर्न सेल थ्योरी में पॉइंट निकाला गया। तो क्या पॉइंट था, तो इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले गए। सबसे पहला, ऑल लिविंग organisms are made up of cell and or product of cell or product of cell। और दूसरा इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था, all cells arise from pre-existing cell। कुल मिलाकर मॉडर्न सेल थ्योरी में दोनों साइंटिस्ट के बातों को रखा गया, रोडोल्फ विर्को साहब का जो नया सेल कैसे आता है, और उन दोनों साइंटिस्ट का मिला के एमएस और थेडर स्वान साहब का जो सेल कैसे कैसे, एनिमल सेल किससे बना हुआ और प्लांट सेल दोनों ने अलग दिया था। तो हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म नाम दे दिया, जिसमें एनिमल भी इंक्लूड है और प्लांट भी इंक्लूड है। तो पहला पॉइंट उन दोनों साइंटिस्ट से लेके आया गया था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप ऑफ सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल मेड अप ऑफ सेल। और दूसरा पॉइंट हमारा दिखाता है रोडोल्फ विर्को साहब का व्यू, जो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इस तरह से सेल थ्योरी हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये इसको नोट किया करें। आगे हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी का। हम लोग एक टॉपिक और बात करते हैं, एक्सेप्शन ऑफ सेल। इसका कहने का मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल का बिहेवियर शो नहीं करते हैं। इट मीन्स या तो उनमें साइटोप्लाज्म नहीं है या कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो सेल का बिहेवियर शो करे। तो हम लोगों ने सेल को देखा तो उसमें तो न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस भी होना चाहिए, उसमें प्रोटोप्लाज्म भी होना चाहिए, और उसका बाउंड्री आखिरकार बाउंड्रीज हो, सेल वॉल हो या फिर एनिमल सेल हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हो। ये क्राइटेरिया जो फॉलो करता है उसको हम लोग सेल नाम दिए थे। लेकिन कुछ ऐसे सेल हैं, मतलब वो सेल नहीं है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन में जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे आते हैं, ऐसा तो है 2 3 4 है। हमारा ह्यूमन आरबीसी भी आता है क्योंकि उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन एक स्पेशली ऑर्गेनिज्म है हमारा वायरस। क्या है? वायरस। या क्यों है भाई इसके एक्सेप्शन में? तो सबसे पहला, वायरस क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। किसका? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। मतलब या लिविंग नहीं है, क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस हमारा क्या है? कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। दूसरा, इसका जो स्ट्रक्चर है यह बना होता है आरएनए एंड प्रोटीन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके वायरस का स्ट्रक्चर है, या तो ये बना होगा आरएनए एंड प्रोटीन का, या फिर बना होगा डीएनए एंड प्रोटीन का। मतलब इसमें प्रॉपर वे में न्यूक्लियस नहीं है, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है। वायरस का जो ऑर्गेनिज्म है उसके स्ट्रक्चर में ना साइटोप्लाज्म एब्सेंट। ठीक है, ये सारे के सारे जो क्राइटेरिया है, सारे के सारे जो पॉइंट है ना, सेल से दूर लेके जाते हैं इस ऑर्गेनिज्म को। मतलब जो सेल थ्योरी कहता है हमारा, उसमें डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, उसमें डिवीजन होने के लिए साइटोप्लाज्म होना बहुत जरूरी है। आरएनए डीएनए तो खैर जरूरी है, न्यूक्लियस होना प्रॉपर वे में जरूरी है। ठीक है,
तो डिवीजन भी प्रॉपर वे में इसका नहीं होता है, और साथ में क्या नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, प्रॉपर लिविंग थिंग्स भी नहीं है। तो इसको वायरस को डाला गया है कहाँ पे, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच के कनेक्टिंग लिंक में। तो यह एक सेल थ्योरी का एक्सेप्शन आता है वायरस। एक तो हमारा ह्यूमन आरबीसी भी, उसमें डिवीजन नहीं होता है, बट हम वो एक ही देखते हैं वायरस। तो ये हमारा एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी है, आप लोग इसको नोट करें। तो आज का क्लास हम यही रहने देते हैं। आज का क्लास हमारा इंट्रोडक्टिव क्लास था, मतलब बेसिक सा क्लास था, जिसमें सेल के बारे में हम लोगों ने बात किया, साइंटिस्ट हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में बात किया और सेल थ्योरी के बारे में बात किया। तो बेसिक सा आज का हमारा क्लास था। अब नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में। तो और ज्यादा डायग्राम ड्रॉ करेंगे और लेवल करके, और उसके फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस को भी पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। गुड डे, हैव अ नाइस डे।